हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी मकाम तोरखम पर झड़पें जारी हैं, जिसके तस्करा हमने कल भी किया था। आज शाम दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं और आखिरी तलात आने तक सूरत हाल वैसे ही कशीदा है। आज सुबह मेजर अली जवाद चंगेज़ी पाकिस्तान फ़ौज के मेजर वो शहीद हो गए जो ज़ख्मी हुए थे। इतवार की शब जो झड़पें हुई थी, आज उनको कोयटा में उनकी नमाज जनाजा पेशावर में हुई पहले, जहां आर्मी चीफ भी गए और उनकी फिर आबाई उनको जो शहर है कोयटा वहाँ भिजवा दिया गया। क्या ये झड़पें कहाँ तक जाएंगी, क्या सूरत हाल है? कोई इसको रोकने की कोशिश कर रहा है कहीं पे पाकिस्तान के अंदर? क्या सिविल और जो फ़ौजी क़यादत है वो मिलकर कुछ सोच रही है या नहीं? लेकिन पहले ग्राउंड सिचुएशन पर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर डॉन के एडिटर हैं इस्माइल ख़ान साहब। बहुत आगाही है इन्हें जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पर। तो इस्माइल साहब ज़रा बताइए इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, और कोई ऐसा आपको अंदाज़ा मिल रहा है कि ये जो एस्केलेशन है ये क्या कोई खुदा ना करे कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील तो नहीं होने जा रही? नहीं, मेरे ख्याल में तो इन द फर्स्ट प्लेस को होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो एक था कि शायद कोई फ्लायर अप हो जाएगा, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट। ये अभी की बात नहीं है, ये काफी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था। मेरे ख्याल में इससे कोई 2008 में ट्राइपार्टाइट कमीशन बना था, अमेरिकन, पाकिस्तानीज एंड अफगान, और वो ये बॉर्डर मैनेजमेंट पे बातचीत इनकी चल रही थी। बल्कि अमेरिकन ने बॉर्डर की अलाइनमेंट, डिलिनेशन, सारा कुछ जो है वो उनको क्लियरली बता दिया था कि कहाँ कहाँ पे वो हैं। तो द अफगान क्लियरली अंडरस्टूड कि क्या इश्यूज हैं, कहाँ पे इश्यूज नहीं हैं। फिर जो तोरखम का जो था, यहाँ पे पहले से बहुत पुराने वक्तों से यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था। फिर जब FWO रोड यहाँ पे बना रही थी तो वो गेट उन्होंने हटा के, उनका ख्याल तक शायद नया गेट बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से ये मसला शुरू हुआ, तो ये सिलसिला चलता रहा। अब इनका ख्याल था कि ये जब ये अंगूर अड्डा का जो हुआ बॉर्डर पोस्ट का, वो हैंड ओवर किया, क्योंकि पाकिस्तानी रियलाइज्ड कि वो अफगान टेरिटरी में था, जो रीअलाइनमेंट बॉर्डर की हुई वहाँ पे। उसके बाद वो हैंड ओवर हुआ और उसमें एज अ को ये था कि तोरखम जो बंद हो गया था 4-5 दिन के लिए, वो खोल दिया जाएगा और उसके बाद जो है तो पाकिस्तानी दे कैन बिल्ड देयर ओन गेट। लेकिन ये जो अभी हुआ उस पे भी ये था कि ये जब चूना डाल रहे थे वहाँ पे और गेट के लिए फेंसिंग तो पीछे सारी हो गई थी एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स के लिए, तो उनको कह दिया गया था कि अफ्तारी के बाद वो काम शुरू करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने अफ्तारी के बाद काम शुरू किया, उधर से फायर शुरू हो गया। तो ये प्रोग्राम तो ऐसे शुरू हुआ। अब मुझे जो लग रहा है कि ये फिलहाल तो तोरखम तक ये है, ये सिलसिला चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट इससे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे जो है अभी ये है कि क्योंकि दोनों साइड से गवर्नमेंट सिवाय इसके कि इन्होंने एहतजाजी मरासले एक दूसरे को दे दिए हैं, लेकिन उसके सिवा ज्यादा कुछ पब्लिक वो पोस्टरिंग कोई हॉस्टिलिटी गवर्नमेंट के लेवल पे कम से कम यहाँ इस साइड से भी नजर नहीं आ रही, उस साइड से भी नहीं नजर आ रही। अच्छा इस्माइल साहब, ये मुझे बताएंगे, सोशल मीडिया काफी ओवर एक्टिव है। जी बिल्कुल है। जी इस्माइल साहब, अभी राइट नाउ एज वी स्पीक क्या सूरत हाल है? क्योंकि शाम को हमें बताया गया कि दोबारा से फायरिंग स्टार्ट हो गई और खासी हैवी फायरिंग स्टार्ट हुई। आज पाकिस्तान ने कुछ टैंक्स भी मूव कर दिए थे, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? टैंक्स मूव हो गए थे पहले से, यहाँ से भी टैंक्स मूव हो गए थे। तो ये है कि सारा दिन तो कशीदगी टेंस सिचुएशन थी, क्योंकि वो अपनी बॉर्डर छोड़ के पीछे हट गए हैं। अफगानिस्तान के जो बॉर्डर गार्ड थे वो बॉर्डर छोड़ के पीछे हट गए हैं। तो फायरिंग जो है वो शाम को दोबारा शुरू हो गई थी। हमारा ख्याल था कि शायद ये रुक गई है, 3-4 दिन बॉर्डर बंद रहेगा, उसके बाद शायद बातचीत शुरू हो जाएगी, उसके बाद बॉर्डर खुल जाएगा। क्योंकि दिस सर्व्स एज द मेन सप्लाई रूट उनके लिए। यहाँ से सारा कुछ सप्लाई यहाँ से अमेरिकन के लिए भी होती है, नाटो के लिए, और अफगानिस्तान की मेजर सप्लाई लाइन भी यही है। तो 4-5 दिन के बाद हमारा ख्याल था कि शायद ये बातचीत हो जाएगी, दोबारा खुल जाएगा। लेकिन ये दोबारा जो फिर फायरिंग शुरू हुई उसके बाद से फिर ये खबरें आ गई कि शायद उनकी एक पोस्ट थी अक्रॉस द बॉर्डर पीछे, जहाँ से डायरेक्ट फायर हो रहा था पाकिस्तानी पोस्ट पे। तो यहाँ से एंगेज हुआ, और जिसके यहाँ पे तो कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन उधर से जो सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे शायद उनकी कैजुअलिटीज काफी हुई है। अच्छा इस्माइल साहब, फायरिंग अफगानिस्तान ने शुरू की,
बकौल आपके अफगानिस्तान का मेन सप्लाई रूट भी यही है, तो इसके पीछे आपकी नज़र में उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या एजेंडा है? क्योंकि मुझे जो लग रहा है अपनी नाक़िस राय में कि वो अपने मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ मुतहद करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक यूनिटी क्राई नहीं होती कि जी ये हमारे दुश्मन है तो अब हमें मिल जाना चाहिए, क्या ऐसा है या इसके पीछे कुछ और भी नजर आता है आपको? मेरा अपना भी मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ बाय डिजाइन हुआ। यहाँ पे एक व्यू यही है कि डिस्कनेक्ट है, ऊपर की टॉप जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनके साथ हमारी लीडरशिप की मिलिट्री लीडरशिप की जो एंगेजमेंट्स हुई हैं उसमें ये है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो समझ रहे थे कि क्या इशू है और उनको कोई मसला भी नहीं था, बल्कि वो ये कह रहे थे पाकिस्तान को कि आप तोरखाम का भी बना दें और 3-4 और बॉर्डर पोस्ट भी उन्होंने इंडिकेट की थी कि यहाँ पे भी आप प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप कर लें। तो इनका यहाँ पे व्यू ये है कि शायद ऊपर की लीडरशिप और नीचे जो सेकंड या थर्ड टियर की जो कमांडर लेवल के नीचे गए वहाँ पे डिस्कनेक्ट है और चीजें जो है वो सही तरीके से मैनेज वहाँ पे उस दूसरी साइड पे नहीं हो पा रही। मेरा ये ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये एक बाय डिजाइन सारा कुछ हो रहा है, एक नेशनलिस्टिक वो एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है इस वजह से कि पाकिस्तान जो है वो विलन है इस सारे उसमें, और उनकी लीडरशिप तो कहती रही कि वी आर इन स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर विद पाकिस्तान। तो उसी थीम को वो आगे लेकर जा रहे हैं और शायद उससे यही होगा कि पाकिस्तान भी खिलाफ है, तालिबान भी जो है अब अगर लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है वो भी पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर है वो उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये सारी डायनेमिक्स जो है इसको आगे लेकर चल रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और खासी तफसील से आपने बताया। अच्छा, ये भी बता दिया कि ज़ाहिर अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कुछ मेरी भी बात हुई 15-20 मल्टीपल पावर सेंटर्स तो है ना अफगानिस्तान में, कल हम यही बात कर रहे थे। हाँ, दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। लेकिन हमारे लेवल पर जो मेरी भी बात हुई है हुकूमत में, चौधरी निसार साहब का बयान भी आ गया, तो कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा कि हमारी सियासी और फौजी क़यादत कहीं मिलकर बैठे, हमारे यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है, ज़ाहिर है ना पाकिस्तान चाहेगा ना अफगानिस्तान चाहेगा कि ये एस्केलेट हो टूवर्ड्स अ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, और ज़ाहिर है इसमें जाने भी जाएंगी और गई हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि चले ये बात मान ली, ज़रार साहब आपकी भी और इस्माइल भी उसको कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे कि वो तो नेशनलिस्टिक एक जिंग्विस्टिक उसके ज़रिए मुत्तहद करना चाह रहे हैं। सवाल ये कि हम क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में अगर मैं इत्तलात पे भरोसा कर लूँ तो ना तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त हैं, ना काबुल हुकूमत पाकिस्तान का दोस्त है, यानी कोई दोस्त ही नहीं है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, ये अवाम तो बिल्कुल ही, हाँ, ये अपने तौर पे जो फैसले हो रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे, बॉर्डर के इस साइड पे इस्लामाबाद की तरफ, उनका मकसद क्या है और कौन से टैक्टिकल या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मकासद हैं जिसकी बुनियाद पे ये है, या ये लोकल फ्लेयर अप है। अब मैं इसलिए ये बातें उठा रहा हूँ कि मैं 9 मई से लेके आज तक की जो क्रोनोलॉजी देखूँ स्पेसिफिकली तो हम बॉर्डर की, तो 9 मई को बॉर्डर जनाब बंद होता है। 13 मई को जनरल राहील शरीफ और अफ़गान सफ़ीर की मुलाकात में तय होता है कि बॉर्डर खोल दिया जाए, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस साइट पे है। 21 मई को ख़बर आती है, ISPR का ट्वीट आता है कि अंगूर अड्डा चेक पोस्ट जो है वो खैर सगाली के जज्बे के तहत वापस कर दी गई है अफ़गान फ़ौज को। ठीक है, फिर मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत के बाद अचानक टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, बॉर्डर कंट्रोल सख्त करने का फैसला होता है, जी हम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ये करेंगे, वो वीज़ा करेंगे, ट्रैवल को रिजेक्ट करेंगे वगैरह। यहाँ वजारत दाखिला का एक बयान मैंने पढ़ा कि जी ये होगा जी। उसके बाद चौधरी निसार अली साहब फिर गायब हो जाते हैं, फिर गेट बाढ़ और फायरिंग हिस्ट्री, बिल्कुल, और फिर आर्मी आ जाती है। अब जो है सेकंड फिडल के तौर पे आज इतने दिनों बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं
वो कह रहे हैं कि जी हम अपना जानी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने दिनों गायब रहे, बिल्कुल, यानी 9 मई से लेके आज तक मैंने ख्वाजा आसिफ का इस इशू पे कोई बयान नहीं, वो अभी तक वो शरीन मजानी वाले अच्छा, इशू चौधरी निसार जो हैं वो अचानक जो हैं नमूदार हो गए। तो ये सवाल ये है कि ये इस तरफ क्या हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं अभी बात समझ रहा हूँ, आपको टैक्टिक्स तो नजर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी कहीं नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में हमारा कोई इस वक्त दोस्त भी नहीं है, जीरो, जिसकी बुनियाद पे, जिसके कंधे पे रख के हम कुछ अपने चीज़ें को आगे बढ़ा सकें। तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि मैंने थोड़ी बात मेरी हुई है हुकूमत में भी, और जो हल्के हैं जो उन लोगों का भी यही कहना है कि कोई बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है ट्री और हुकूमत के दरमियान, सिविल जो है ना, हुकूमत के दरमियान एक डिस्कनेक्ट है। और अंगूर अड्डा से लेकर अब तक जो हुआ है वो फ़ौज ने अपने तई एक टैक्टिकल मूव के तौर पर किया है, और हुकूमत जो है वो अब क्या करे। देखें, दो चीज़ें इसमें हमने कल नाज़िमुल उमूर को बुलाया, उसको डिमाश दिया, ठीक है, समन किया। आज उन्होंने हमारे एम्बेसडर को बुला लिया, उनको समन करके डिमाश दे दिया। तो जब डिमाश पे आ जाती है ना, तो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है। वो डिप्लोमेसी आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि टेम्पर्स आर सो हाई और मिलिट्री इज कंट्रोलिंग ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे मौके पे देखें, जाहिर अगेन इस्माइल ने भी कहा, हम सब भी एग्री करते कि ये इसको एक सर्टन वे से ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर, तो कौन इसको रोकेगा? सबसे अफसोस की बात पता है क्या है? डिप्लोमेसी को चांस ही नहीं दिया जा रहा। ये वो मौका है जब आपको इस तरह की कोऑर्डिनेशन चाहिए, जाना बचाना खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं यार। आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे इश्यूज हैं, आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इशू हैं, आपके अंदर इश्यूज हैं। ईरान के साथ आपकी कोई खास अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तीनों बॉर्डर आपके सर पर है, तीनों बॉर्डर कोई बॉर्डर बचा भी नहीं है हमारे पास। जो छोटा सा हमारा बॉर्डर है आगे वाला चाइना के साथ, तो इसमें वी नीड डिप्लोमेसी रादर देन यू नो टैक्टिकल। वी नीड एवरीथिंग यार, वी नीड डिप्लोमेसी फर्स्ट। यस, वी नीड डिप्लोमेसी फर्स्ट। टैक्टिकल लेवल पे जो हो, लेकिन कम से कम सबको कॉन्फिडेंस में लेकर वो काम करें, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस आए। बिकॉज़ देखें, दूसरी बात है कि जब दुश्मन देखता है कि आपके इंटरनल इतनी कॉन्फ्लिक्ट और इतनी खला है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर अफगानिस्तान के पार्ट पे करता है जब वो कमजोरी देखता है। और अफगानिस्तान के पार्ट पे देखे, उसको पता भी है कि टैक्टिकली अगर वो कोई ऐसी मूव करता है तो उसके मुंह पे ही पड़ेगी जाकर के ना, क्योंकि जाहिर है हमारी फौज के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा वसाइल हैं। एयरफोर्स बुला ले तो इनका तो कुछ नहीं बचने वाला। तो वो जो है उस सेंस में जो है ना, उनको भी पता है। लेकिन आपकी बात ठीक है, जब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एक बिल्कुल क्योस है, मतलब फौज अपने लाइन पे चल रही है, सियासी हुकूमत की लाइन पता नहीं चल रही है कि वो तो 3 दिन के बाद आते हैं। और अगर आप ज़रा बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स ले लें तो मेरे पास ऐसी मुझे मालूमात दी गई हैं कि मैं अगर यहाँ बयान कर दूँ तो मेरे ख्याल में जो है ना, हिल नहीं जाएगा, कोई ना कोई गिर जाएगा। या तो वो हुकूमत गिर जाएगी या तो हम गिर जाएंगे। बिल्कुल, ये अगले रोज मैं कहीं हूँ तो सफाइयाँ दे रहा हूँ। ये जो है उतने ही एक पेज पे हैं इस मामले में, तोरखंग में मामले पे सिविल और मिलिट्री वाले, जितने पेज पे कारगिल के मौके पे थे। बिल्कुल ऐसा सर, वो कारगिल इज समथिंग एल्स। एक अगर आप बड़ा थिएटर था, बहुत बड़ा थिएटर था, लेकिन वहां पे भी सिर्फ टैक्टिक्स थी विदाउट स्ट्रेटजी। और सन त्सू मधूम का कहना है, टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटजी इज द नॉइज बिफोर डिफीट। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और सन त्सू बड़ी हस्ती है सर, उनकी बातों में सर हमारे गुरु। तो यही चीज, यही मैं कह रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है कि मेरे ख्याल में दोनों फरीक वेट कर रहे हैं कि कोई आ जाए, अमेरिका बहादुर आ जाए या कोई ऐसी इंटरनेशनल हो जाए। सुनो अभी, हाँ बिल्कुल, आई थिंक यू आर राइट। एंड ये जो अभी इस्माइल साहब ने बात की ना, कि टॉप लेवल अफगान गवर्नमेंट को शायद पता ही नहीं है कि नीचे वाले इंडिपेंडेंटली भी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इसमें भी एक तो दे कैन से द सेम अबाउट अस, वहां पे थोड़ा ज्यादा अप्लाई होता है। और नहीं, वो तो क्योटिक है ही नहीं। मैं पॉइंट सिर्फ क्योटिक भी नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी की पेरोल पे भी बैठा। तो हो सकता है कि किसी लोकल कमांडर को भी बोला गया हो। हाँ, हमारे जो भारतीय भाई, चले वहां तो ये बात समझ में आती है यार, समझ में आती है। 40 साल से यही हो रहा है। एग्जैक्टली, आप तो स्टेट का सेम्बलेंस दे रहे हैं ना, तो आप क्या किया क्यों हो रहा है? दिस इज द शेमफुल पार्ट ना, दिस इज द फ्राइटनिंग पार्ट। हाँ, कि वहां पर तो समझ आती है, हमारे पास क्या एक्सक्यूज है यार। I mean, बार एक तो मैं तंग आ गया हूँ, ये पेज वन यार, इस किताब को फाड़ के फेंक दो यार, अगर आप नहीं 1 पेज पे हो सकते। मैंने इसका हल ढूंढा है, जो कि सारे मीडिया ने ढूंढा हुआ है,
कि इस पे बात ही ना करें, पानामा पे बात पानामा पे बात हाँ, करें। पानामा तो लीक है ना, सेफ है। पानामा लीक कल बात कर लें क्योंकि आज काफी सामान है आपके भाई के पास। चले कल ठीक बात है, कर लें। चले कल बात कर लेते हैं। फिलहाल एक वक्फा ले ले। और कहने का मकसद यही था कि मेरे भाई यहाँ पाकिस्तान में अगर हुकूमत और फ़ौजी और सियासी क़यादत को ज़रा सा भी एहसास है कि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, मेरे भाई का एक बड़ा वो जुमला है कि कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड नहीं रह सकता एक हद तक, जब तक डिप्लोमेसी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये बात सोचने की हमें भी है। ज़ाहिर है हम ज़्यादा पावरफुल कंट्री हैं, ज़्यादा, और अगर हमने दिखाना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल है तो जाहिर है हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमने दिखाना है कि हम एक रियासत है। हाँ ठीक है ना, सिंपल बात है यार। चले फिलहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और अब एक आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं कि आज हर दिल अजीज अमेरिका के होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आज 70 साल के हो गए हैं और जाहिर है कि पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर भारत में, जहां पर एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम संघ परिवार में शामिल जो होती है हिंदू सेना ने आज जंतर मंतर दिल्ली में एक बर्थडे सेलिब्रेशन की डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वहां पर बड़ा जश्न मनाया गया। पहले जरा आपको कुछ झलकियां दिखा देते हैं कि इस बर्थडे सेलिब्रेशन में हुआ क्या और क्या बातें की गई। आइए देखिए। वी लव ट्रंप, वी सपोर्ट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो अमेरिका की नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इंसानियत का मसीहा बताने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने उनकी जीत के लिए यज्ञ किया। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनकी जीत के लिए 7 समंदर पार भारत में यज्ञ किया जा रहा है। उस यज्ञ के पीछे हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जो तर्क दे रहे हैं उसे आप खुद सुनिए। आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से चिल्ला रही है, हर जगह बम फाड़ रहे हैं। फाड़ने वाले हमेशा इस्लामिक आतंकवाद के ही लोग हैं, वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहे हैं उससे हमें लग रहा है सिर्फ मानवता का रक्षक सिर्फ एक ही है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हमने आज यज्ञ किया और भगवान से कामना की है डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से अमेरिका का राष्ट्रपति, वहां के लोग भारी बहुमत से वोट डाल के उन्हें चुने। जी हाँ, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन आपने अपने शुरू में कह दिया कि अमेरिका के होने वाले सदर। सर मैं तो मतलब दिल की मतलब क्या दुआ नहीं कर सकता। क्यों, आपको इसमें क्या एतराज है? नहीं, मैं इसलिए कि ये तो हेयर स्टाइल से जेलस है। नहीं, मैं हेयर स्टाइल से जेलस नहीं, मतलब आपने किस तरह ये कह दिया यार। सर मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ, अगर लोग हर दूसरे दिन हुकूमत गिरा सकते हैं, मैं एक बात नहीं कर सकता, वो आपको हजम नहीं होती। दूसरी बात है कि विष्णु गुप्ता साहब जो है ना, इनकी बातों को हिंदू सेना वाले सीरियसली लें। मैं बिल्कुल, इसलिए कि पिछले महीने इन्होंने जी हाँ 12 मई को दिल्ली में एक हवन किया था, बिल्कुल किया था, और उसमें ये दुआ मांगी गई थी भगवान से कि इनको जो बाकी प्राइमरीज हैं वो जिता दें और ट्रंप वो प्राइमरीज जीत गए। देख लो सर, मतलब मैं कैसे सीरियस ले लूं एक आदमी जो पोस्टर को केक खिला रहा है यार, मतलब यार हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ हर साल वो केक नहीं काट रहे होते, जो 50 लोग एक छुरे को पकड़ के केक काट रहे होते हैं यार। ये करें तो सही है, केक तो ओरिजिनल होता है ना यार। तो ये केक भी ओरिजिनल है, बंदा ओरिजिनल नहीं है यार। अब इसमें क्या मसला है? देखिए आप जेलस हो ट्रंप से, आपसे मैंने बात नहीं करनी है। अच्छा, ना करें यार। मैं इसमें अगर कोई सालगिरह मना रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? इसलिए इसको हर एक चीज पे तकलीफ ये जो है होती ना, ये वीडियो अगर ट्रंप के पास जाती है और ट्रंप जो है खुदा ना खास्ता अमेरिका के सदर बन जाते हैं, तो क्या ये वीडियो काम नहीं आएगी हिंदुस्तान? और दूसरी बात सर, एक और बात आपको देखिए, दूर की सोच, ये इतने जाने सारे ट्रंप हैं कि ये अब मोदी को भी पसंद नहीं करते। यही 12 मई वाले जो भी प्रेयर सेशन इन लोगों ने होल्ड किया था, उसमें इन्हीं गुप्ता साहब ने कहा था कि जी मोदी ने मुझे बड़ा मायूस किया है, क्योंकि वो वर्ल्ड सूफी फोरम पे उसने कहा है कि जी इस्लाम का मतलब है अमन। अच्छा, ये किस तरह की बात हुई यार? उनका ये भी कहना ये बड़ी मजेदार है, एक सेकंड, कि ऐसे में तो एक ही आशा की किरण नजर आती है और वो है डोनाल्ड ट्रंप।
शिफ्ट डोनाल्ड बिल्कुल मुझे है। एक शिफ्ट ज़माने ज़िया हिमायत तहरीक हाँ। शुरू हुई थी, फिर मुशर्रफ हिमायत तहरीक शुरू हुई। अच्छा, इस तरह की जो तंजीमें हैं ये हम जैसे लोग ही उन्हें जिंदा रखते हैं, इसलिए कि आपने गिने नहीं 7.5 लोग थे टोटल उसमें, ठीक है, लेकिन वो एक बंदा 100 बंदों के बराबर है। स्टोरी जो है वो मजे की बना देते हैं यार, मसाला लिहाजा है। यार कभी कभी हमारा भी जी चाहता है कि रेटिंग तो हमारी भी आनी चाहिए। इससे रेटिंग नहीं आएगी लेकिन मजा आएगा थोड़ा बहुत। नहीं, आपस में तो खुश हो आपस में खुश हो सकते हैं। हाँ, वैसे इसीलिए ऑनलाइन की यही बात मेरा करते हैं, मेरा rating की, एतराज यही नौसर। था कि यार मतलब ये कि एक आदमी पोस्टर को यार केक खिला रहा है यार, मतलब ये जब लोग भूखे मर रहे हैं और आप पोस्टर को केक खिला रहे हो, बिल्कुल यार, इस तरह हो ना यार, तो फिर हाँ, मजा है। वही ये एंगल है बॉस, ये एंगल है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, 3-4 साल पहले एक हिंदुस्तान में एक दिन अचानक किसी ने कहा कि आज जो है वो जो हाथी वाले क्या देवता होते हैं, गणेश जी जो हैं वो आज दूध पिएंगे पूरे भारत में। ठीक है, हजारों टन दूध खरीदा गया और गणेश जी ने वो दूध पिया भी। चम्मच से अगर डोनाल्ड ट्रंप एक केक खा ले तो क्या बड़ी बात है? अगर वो वाकई खा लेती कोई तस्वीर केक, हाँ, तो सोचो क्या। वैसे ये थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं आप हल्के से स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। अच्छा, अब बहुत लोगों ने इस पर तबसरा किया कि यार इन लोगों को क्या इतना प्यार है ट्रंप से, ठीक है, दोनों मुसलमानों से नफरत करते हैं। मैं कहता हूँ इन चीज़ों को आप छोड़ दें, मसला सारा कलर स्कीम का है। अच्छा, क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ, जरा कलर स्कीम दिखाएं इनकी। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की कलर स्कीम भी एक ही है और पूरी हिंदू महासभा की भी कलर स्कीम एक है। देखो कितना ब्राइट ऑरेंज है यार, हाँ, इतना ब्राइट ऑरेंज है। और अगर आप दूसरा इनकी कलर स्कीम दिखाएं तो आप देखेंगे कि वही है। और जैसे कहा जाता है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो जब फेदर एक ही रंग के हों तो फिर जाहिर है कि यार क्यों, कैसी थ्योरी है? नहीं, आपको पसंद नहीं है? किस लेवल की गुफ्तगू हो रही है? मतलब यार जो मेरा लेवल है वो फील करने का सर, और मैं देखो, मैं शेरो शायरी नहीं, मुझे शेरो शायरी नहीं आती यार। मेरा जो 3 साल का बच्चा है वो आपका चेहरा नीला भी कर सकता है, ब्लू भी कर सकता है, जो नहीं सर, वैसी उसकी सर नहीं, दैट इज सॉरी। इतने अच्छी अगर आप भारतीय एजेंट है तो इसमें मतलब मेरी इतने अच्छी बातें हो रही थी, किस लेवल पे आगे बात? देखें सर, मैं शेरो शायरी नहीं जानता ना, मैं इसी लेवल की बातें मेरा ख्याल है न्यूज अपडेट्स का टाइम हो रहा है नाज़रीन, और हम मुस्तकबिल के प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एफ-पाक के नुमाइंदे हैं ज़रार खोड़ो, उनके साथ जो है आपने हमारी बहस सुनी। और जो जीते, अगर वो जीता तो फिर जीतेगा इंशाल्लाह। अभी एक और अटैक चले इंशाल्लाह। चले न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, उसके बाद फिर वापस आते हैं। और ऑरलैंडो में जो उमर मतीन के बारे में जो नई मालूमात सामने आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और अब आपको थोड़ा बताते हैं ऑरलैंडो मैसेकर के बारे में। कुछ दिलचस्प खबरें हैं और कुछ नीम दिलचस्प खबरें हैं। पहले आपको नीम दिलचस्प खबरें सुनाते हैं कि ऑरलैंडो शूटिंग के एक दिन बाद G4S, जिस सिक्योरिटी कंपनी में उमर मतीन एक दफ़ा एम्प्लॉई थे, उसके शेयर्स 6.6% गिरे हैं और तकरीबन $280 मिलियन का नुकसान हुआ है उस कंपनी का। ये तो चलो एक खबर हो गई, लेकिन दूसरी जानिब गन मैन्युफैक्चरर्स रूगर और वगैरह वगैरह, उनके शेयर्स एकदम से ऊपर चले गए हैं। वजह क्या है? वजह है खौफ। ये खौफ नहीं कि भाई हमारे पास भी बंदूक होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई हमें हमला करने आए तो हम उसको गोली मार दें, बल्कि क्योंकि जो वहां पर प्रो गन लॉबी है वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर देती है कि जी अब तो बैन हो गए होंगे, तो अब जितना असला खरीदना है बस खरीद लो। हर यूएस में हर मैस शूटिंग के बाद ये ही पैटर्न नजर आता है। अच्छा, अब अगर इस कहानी में विलन उमर मतीन है तो एक हीरो भी हैं और उस हीरो का नाम है इमरान यूसुफ। इमरान यूसुफ एक यूएस मरीन, फॉर्मर यूएस मरीन है जो उस क्लब में एज अ बाउंसर काम कर रहे थे। तो जब फायरिंग शुरू हुई तो बहुत सारे क्लब में जो लोग थे उन्होंने समझा कि शायद ये म्यूजिक का हिस्सा है, ये कोई मिक्सिंग की हुई है, लेकिन जाहिर है कि ये मरीन थे तो उसने कहा कि नहीं, ये तो ऑटोमेटिक वेपन फायर है। तो ये एकदम भागे और पीछे का एक दरवाज़ा था जो लॉक हुआ था और उसके इर्द गिर्द लोग, खौफजदा लोग गैदर हुए थे, उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो इसने धक्के मार मार के दरवाज़ा खोल दिया।
अगर इमरान यूसुफ साहब, जो आपको नाम से भी पता लग रहा है मुसलमान ही हैं, अगर वो मौजूद ना होते तो 50 की जगह हो सकता है कि 60, 70 या 100 लोगों की खासी जाने बचाई जा रही। पिछली साइड से दरवाजा खोला और मेजॉरिटी लोग हैं वहां से निकले, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग थे वहां पे। बिल्कुल। और जो कैजुअलिटीज हुई हमें पता है कि 50 लोग मरे हैं और 53 उन्होंने फेसबुक पे भी अपना पोस्ट किया है। लोग कह रहे हैं कि मैं हीरो हूं, मैं हीरो नहीं हूं, मैंने सिर्फ वक्ती रिएक्ट किया था, जो मैंने किया था वो शायद। अच्छा ये बताएं कि इस लेकिन हीरो का मतलब होना यही होता है कि आप वक्त पे एक्शन लो। वो जो मुसलमानों के खिलाफ एक वो एक्सपेक्टेड था, आपके ख्याल में कुछ कमी आएगी उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो जिन लोगों ने मानना है वो लोग मान लेंगे, और ट्रंप तो वैसे ही उस पर चल रहा है, तो जो लोग उसके साथ पहले से ही हैं, आप लोगों का माइंड चेंज नहीं कर सकते यार। ये एक चीज मैंने रियलाइज की है, जो एकदम एक साइड पर चले गए हैं ना यार, उनको आप जितना काउंटर नैरेटिव दो, जितनी स्पीचेस सुनाओ, वो वहां के। अच्छा, उमर मतीन के बारे में कुछ चीजें आ रही हैं वेस्टर्न प्रेस में कि भाई वो खुद हमजिन्स परस्त थे और उनका रुझान था हमजिन्स परस्ती की तरफ, जो शुरू में आया था, जो उनके वालिद साहब ने बयान दिया था कि जनाब उन्होंने जो है ना 2 हमजिन्स परस्तों को साथ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ गया और फिर दाइश का ये सारा वो चक्कर करके। तो वैसे दाइश के साथ तो बहुत बुरा हुआ है इसमें, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, क्योंकि देखिए अब मजेदार बात ये है कि अब जाहिर है कि जो उस क्लब में थे, जो विटनेसेस थे, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, तो कोई 5-6 विटनेसेस ने कहा कि यार इस बंदे को तो हम जानते हैं, ये तो पिछले 3-4 सालों से इसी क्लब में आता था और बड़ा अजीब किस्म का किरदार था इसका, क्योंकि कभी कभी एक कोने में बैठ के सिर्फ शराब पे शराब पीता जाता था और लोगों को कहता था कि जी मुझे घर में शराब पीने की इजाजत नहीं है, मेरे जो वालिद साहब है बात कर रहे हैं दाइश से उसका ताल्लुक था। सर मैं बता रहा हूँ सर, अभी तो सुनते जाए सर, अभी बहुत माल है यार। अच्छा, तो कहा कि वो ड्रंक हो जाता था और जब वो ड्रंक हो जाता था ना तो वो लड़ने के मूड में आता था। तो एक दफा किसी के साथ फड्डा हुआ तो उसने वहां पे छुरा भी निकाल लिया, तो फिर लोगों ने कहा कि यार इस बंदे से दूर रहना चाहिए। एक और गवाह का कहना है कि जी ये तो मतलब फ्लर्ट कर रहा होता था बाकी मर्दों के साथ और कभी कभी कहीं और ले भी जाता। मैं बता रहा हूँ सर, अब ये चीजें रिपोर्ट हो रही है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से। और मजेदार बात है कि अब आपको पता है डेटिंग एप्स होते हैं, जैसे टिंडर है, हाँ, तो हमजिन्स परस्तों के अपने डेटिंग एप्स होते हैं, ग्राइंडर और इस तरह। तो उसके बाद कोई 5-6 लोग आए कि यार ये तो इसकी ग्राइंडर की प्रोफाइल है, मैं तो इसको जानता हूँ, इसने तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उसने इतनी अजीबोगरीब बातें की थी कि मुझे ब्लॉक करना पड़ा। और मजेदार बात यह है यार कि एक शख्स है, अब उनका नाम मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, हाँ, केविन वेस्ट, वो कह रहा था कि ये जिस दिन मैं भी क्लब की लाइन में खड़ा हुआ था, ये भी क्लब की लाइन में खड़ा हुआ था, और मैंने इसको वो डेटिंग ऐप की प्रोफाइल से कह किया, मैंने कहा यार उमर तुम हो? उसने कहा हाँ हेलो हेलो हेलो, और फिर उसके बाद अंदर जाके फायरिंग शुरू। वो तो आप थोड़ा सा बताएं। एक और इन्फॉर्मेशन बता दें, इनके एक क्लासमेट होते थे हाई स्कूल में, उनका भी कहना है कि यार हम तो डेट्स पे जाते थे, मेरी जान, बकायदा हम गे क्लब्स जाते थे, हमारा तो एक छोटा मोटा अफेयर भी था, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा खिसका हुआ था ये बंदा। तो ये यार, और मैं एक आखिरी बात बता दूं सर, ये खबर सबसे पहले आपके भाई ने ही दी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले यार जब ये खबर आई थी ना, तो ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था कि यार मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा खुद ही तस्वीर देख के पहचान लिया, तस्वीर देख के, इसको गेडार, मतलब ये लिफाफा देख के इसको गेडार, दिस इज कॉल्ड अ गेडार, गेडार पे आ गई थी तस्वीर। गेडार इज मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन बताया था वुसअत के लिए कि सर डेटिंग एप्स हमारे ज़माने में जो होती थी वो ये होता था कि ख़त लिखकर जो हम डालते थे ना, वो हमारे ज़माने की डेटिंग एप्स, वो कबूतर भी इस्तेमाल होता था, वो हमारे ज़माने की डेटिंग एप्स ही आजकल की डेटिंग एप्स ज़ाहिर है वो क्या है यार, वो बस वो ब्रेक में बताऊंगा, छोड़ दे। अच्छा अभी, हाँ वो भाभी अभी छोड़ दे। तो ये है यार, हाँ, तो ये तो चलिए ब्रेक पे चले, हो सकता है कि अपने आप से इतना नफरत करता था, क्योंकि देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस है ना इसमें, ठीक है, हाँ, लेकिन जो हैंड हुआ है वो देश के साथ हुआ है। पहले उसने कहा कि मैं देश का हामी हूं, उन्होंने कहा हाँ, और फिर ने कहा लेकिन मैं हमजिन्स परस्त भी हूं, उन्होंने कहा ओ। अच्छा, मुझे तो आप किरदार खुशी कर रहे हैं बेबुनियाद। मैं कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं सर, सही बात है। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, इससे पहले मेरे किरदार खुशी शुरू हो जाए यहाँ पे, क्लियर करें। वेलकम बैक जी। अब जब से तोरखम बॉर्डर पोस्ट पर झड़पें शुरू हुई हैं, तो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में भी, लेकिन ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में एक मुहिब्बुल वतनी की
लहर सी फैल गई है और बहुत ऐसी बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं झड़पों की वगैरह वगैरह वगैरह। मसला ये है कि इस लहर में कुछ लोग डूब भी गए हैं और ख़ास तौर पर एक एंकर है अफ़गानिस्तान की, ज़ारा बहार, और उन्होंने अभी हाल में ही अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया कि कुछ तस्वीरें पोस्ट की, आपको ज़रा दिखा देते हैं, जिसमें एक तो उन झड़पों की तस्वीर दिखाई गई और फिर नीचे 3 तस्वीरें हैं जो बकौल उनके पाकिस्तान फ़ौज के जवानों की हैं। अब ये जो तीसरी तस्वीर है इस पर ज़रा 1 सेकंड आप गौर करें, इसको थोड़ा जूम करके अगर हम दिखा सकते हैं तो आपको पता लगेगी कि जवान बिल्कुल हैं लेकिन शायद पाकिस्तान फ़ौज के नहीं। जी, ये हैं हमारे अपने डॉक्टर आमिर लियाकत, जिनकी तस्वीर ज़ारा साहिबा ने पोस्ट करके, ज़ारा साहिबा का ख्याल है ये शहीद हो, ज़ारा साहिबा का ख्याल है ये शहीद हो गई हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताते जाऊं कि कल मुझे ट्विटर पर 2 लोगों ने ये पोस्ट की, तो फिर उन्होंने कहा कि फेसबुक की लिंक भी हमें दे दें तो हम वो भी दिखा देंगे। अफसोस से आपको उनका नाम मैं अभी भूल गया और मैं लिख नहीं सका, लेकिन आपको सलाम। कल आपको मैं एक इसकी आप शरारत करना चाह रहे थे ना, पहले बता दें आप क्या था, क्या शरारत थी, क्या शरारत थी? शरारत ये है, कोई शरारत नहीं है। अच्छा। माई पॉइंट इज कि इतने चबल वहां पे भी बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है, कि क्या करते हैं कि वो गूगल करते हैं पाकिस्तान आर्मी, जो भी तस्वीरें मिल गई उसके अंदर जाहिर है ये तस्वीर ही, इतनी तस्दीक भी नहीं कर सके। आमिर लियाकत को नहीं पहचानते, वो आमिर लियाकत को नहीं पहचानते यार। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, इतने गूफ है वो, इतने गूफ है। और ये एंकर है, हम अपने एंकर्स की बात कर रहे होते हैं, इनको भी देख लो यार। और हालांकि नीचे अगर आप दूसरा पेज देखें जो जूम इन वाला पेज है, उसके नीचे किसी ने बोला भी है, हेलो मैडम, ही इज अ पाकिस्तानी एंकर यार, ही इज अ पाकिस्तानी सुपर हीरो। वेल, उन्होंने एंकर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ, दिस इज आमिर लियाकत टीवी एंकर। लेकिन फिर भी ज़ारा साहिबा कहती है नहीं जी, मैंने तो गूगल किया है, तो मतलब मैं तो सही बोल रही हूँ ना यार। तो ये ठीक है जनाब, अब मजीद को माल एक और माल भी है, हाँ बिल्कुल, और माल भी है। आपको पता है कि अभी हाल में ही मलाया ओबामा, या मालिया, क्या नाम है इनका, ओबामा की जो बेटी हैं, नहीं पता, मालिया, चलो लेट्स गो विद मालिया। मालिया साहिबा की ग्रेजुएशन हुई है। वो उस दिन थी जब मोहम्मद अली की आखिरी रसूमात थी और ओबामा उस वजह से नहीं आ पाए थे। बिल्कुल, हाँ, ओबामा नहीं आ पाए थे, लेकिन और जाहिर है कि इस वजह से उनकी जो वालिदा हैं, क्या नाम है उनका, ओबामा की वाइफ का नाम मिशेल ओबामा, सॉरी सर, आई एम सॉरी यार, ओके, आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है। तो वो भी वहाँ पे गई थी। तो एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई कि मिशेल ओबामा एक अपनी बेटी को जफ्फी दे रही हैं, हग कर रही हैं ग्रेजुएशन के बाद, और बेटी की जो ग्रेजुएशन कैप है उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखी हुई है। हदीस में ये लिखा हुआ है कि एक बाप अपनी औलाद को तालीम से बेहतर कोई तोहफा नहीं दे। दोबारा दिखवा दो यार, दोबारा दिखा दो यार, तो नजर ही नहीं आया वो। टोपी वाली तस्वीर दिखाएं प्लीज। हाँ, थैंक यू। अब इस पे रहने दे एक सेकंड, क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता दिया कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो जाहिर है कि फेसबुक के सारे मोमेंट करके यार इससे तो बेहतर बात हो ही नहीं सकती। हम तो पहले ही कहते थे कि ये मुसलमान है। मोहम्मद अली की ज़ाहिर फ्यूनरल वो एक बहुत सोशल मीडिया पे वो चला हुआ था, मोहम्मद अली की बात और मुसलमान और ये वो सारा कुछ, तो सबको ये लगा कि शायद जो है अच्छी फज़ा बन गई थी, बिल्कुल इंटरफेथ हार्मनी क्या, तो उनको ये लगा कि मिशेल ओबामा ने जो है ना अपनी बेटी को ये कैप पहना के, मसला सारा ये है कि ये कैप पिलाई जाती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन पे, और मलाया ना इस कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है ना किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है, क्योंकि अभी उसकी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन थी। तो असल में ये कौन थी? अच्छा, ये कुछ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स पे भी चली है, यार वाई पे भी चली है। असल में ये जो टोपी है ये है उरूबा साहिबा की, जो यमन से हैं और अपनी फैमिली की पहली, ये रही अपनी फैमिली की पहली फर्द हैं जिन्होंने कॉलेज से एजुकेशन हासिल की। तो मिशेल ओबामा ने उसको जफ्फी भाई और ये तस्वीर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर ली, वहां से लोगों ने उठा लिया और कहा कि नहीं, अगर जफ्फी अपनी बेटी को ही जफ्फी डाली होगी ना और किसी। मुझे ये बताइए कि मिशेल ओबामा जिसको गले मिल रही है जिस बच्ची को, ये उरूबा है, ये उरूबा है, और उरूबा ने ये पहनी हुई है, और उरूबा ने ये पहनी, तो इसका मतलब है कि उस कॉलेज की तो थी ना ये लड़की, उस कॉलेज की थी। हाँ, ये इतना तक सच है, लेकिन बाकी गलत है। ये खबर है, शैतान आपको लाइक करने से रोकेंगे, लेकिन ये खबर सच नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
तो दैट्स ऑल आई हैव यार। अब आपके पास कुछ है तो अभी आपके पास नहीं, मैं माल खत्म हो गया। मेरे पास कितना माल, मेरे पास तो खैर खासा चीज़ें थी, लेकिन हम एग्री नहीं कर पा रहे थे कुछ जो कौन सी किस चीज़ पे वो जो पैमरा ने को नोटिस दिए हैं। तूने बोलना है तो बोल दो यार, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी एक जो है अरब कंट्रीज में किस तरह के जो है ना, वो तो क्लासिक है, वो कल, लेकिन वो लंबी वीडियो रमजान तो अभी चलेगा, रमजान चलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं कि हमारी रमजान ट्रांसमिशंस तो आपके सामने है। अरब ममालिक में जो रमजान ट्रांसमिशंस होती हैं ना, वो हमारी रमजान ट्रांसमिशन से भी 1, 2 या 10 हाथ आगे हैं। इनकी क्लिप्स हम आपको कल दिखाएंगे। अच्छा, आज हुआ ये कि पैमरा ने डॉक्टर आमिर लियाकत की जो रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोग्राम था उसके ऊपर जो है ना उन्होंने नोटिस इशू किया है, शो कॉज दिया है और कहा है कि 10 लाख रुपए जुर्माना कर देंगे, आप बताएं, और प्रोग्राम भी बंद कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बात हो रही थी सोशल मीडिया पे। ज़ाहिर है उनका एक क्लिप भी बहुत चल रहा है जिसमें वो ज़बान निकाल करके लेटे हुए, और लोगों ने कहा कि भाई क्या ये किस हद तक वो है। तो लेकिन उसके अलावा भी तनकीद जो पैमरा के ऊपर भी ये आ रही है कि भाई पैमरा जो है हर चीज़ को अगर वो बैन कर देगा तो ये अभी मसला तो वुसत साहब से जो है ना बाबा पैमरा दोबारा जलस हो रहे हैं। हाँ, अब देख तो सर अगर आप किसके खिलाफ मुझे बुलवाना चाह रहे हैं, पैमरा के खिलाफ या डॉक्टर साहब के खिलाफ? अकड़ बकड़ करके बता दो, आप इनसे पूछे यार। देखिए बात ये है कि ये इस केस में मैं समझता हूँ कि पैमरा जो है अगर वो मोहल्ले की बुआ बन गई कि जी वो हर जगह ताक झांक कर रही है कि कौन क्या कर रहा है, किन ने पी किन ने ना पी, किन किन के आगे जाम था, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। No doubt। पैमरा को अपनी मसरूफियात जो हैं, जो बिल्कुल सीरियस किस्म के ब्रीचेस हैं या वाकई जिनकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, मोहल्ले की खाला नहीं बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज नहीं थी? नहीं यार, बात सुनो, अगर एक एंकर जो है वो कलाबाजी खा रहा है या जबान निकाल रहा है, सो व्हाट, ठीक है। अब जो देखने वाले हैं वो खुद जज कर रहे हैं अगर वो कोई ऐसी बात उसके बारे में। अब पैमरा जो है वो क्यों घुस रहा है? हाँ, ये हो सकता था कि अगर वो कोई ऐसी डेरोगेटरी बात करते। सर वो उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो पैमरा ने नोटिस दिया है, जो पैमरा ने, जाहिर है हमने भी ये प्रोग्राम नहीं देखा, तो पैमरा ने कहा है कि उसी शो में एक शख्स ने गाली भी दी जो कि ऑन एयर गई इसके उसमें। हाँ, तो वो उसका एतराज ये है कि 2-4 तो 3-4 चीजें चले गाली पे नोटिस दे देते। अब आप ये भी कह रहे हैं कि नोटिस में उन्होंने कहा जी जबान क्यों निकाली, तो यार जबान अब देखें, अब ये आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से जो सीरियस बात थी वो भी नॉन सीरियस हो गई। किसी को वाजिबुल कत्ल करो, किसी की तकफीर करो, वो एक अलग बात है। आप नफरत फैलाओ, वो एक अलग बात है। जबान दिखाने से क्या है? क्योंकि मुझे मैं भी अच्छा, और जब ये वाजिबुल कत्ल करार दिया जा रहा था तब नोटिस नहीं भेजा। अच्छा, एक छोटा सा एक इशू जो कि मैं लाना चाहता था, क्योंकि मोहित पीरजादा के प्रोग्राम पे भी इसी तरह का इशू हुआ कि एक गेस्ट ने गाली दी और जो है उसके ऊपर बादामी के प्रोग्राम थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा सा इसमें बहस ये भी है कि लाइव प्रोग्रामिंग में अगर गाली चल जाती है, अगर गेस्ट दे रहा है, तो क्या वो होस्ट के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? यार वो इसीलिए पैमरा ने मेरा ख्याल एक नोटिस में ये भी कहा कि टाइम डिले जो डिवाइसेस जो हम लोग भी जाहिर करते हैं। देखिए, आप ये कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, आप मुझे नहीं पता कि ये पैमरा की अथॉरिटी में आता है या नहीं आता, आपको शायद बेहतर पता हो, कि इस गेस्ट को फिर दोबारा आपने नहीं बुलाना, ये आप कर सकते हैं। आई थिंक क्योंकि देखिए मारवी सरमद और हाफिज हमदुल्ला वाला जो एपिसोड हुआ आज, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो केस भी रजिस्टर कर लिया हाफिज हमदुल्ला के खिलाफ। तो खासी बहस उस वक्त भी छिड़ी थी कि मीडिया कंडक्ट क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो अगर पैमरा, मेरे ख्याल में किसी वक्त पैमरा चेयरमैन को बुला करके कोई भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चैनल पे अगर एक दफ़ा वो खुद आके एक्सप्लेन भी कर दें कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्राइटेरिया क्या है, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, ताकि लोगों को भी जो ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा, नो डाउट। क्योंकि फिर मीडिया की तरफ से स्पेसिफिक वायलेशन पे नोटिस जाना चाहिए, जर्नल पे नहीं जाना चाहिए, ताकि असर हो तो कोई अच्छा नोटिस में तो स्पेसिफिक वायलेशंस मेंशन होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ बचकाना है, कुछ सीरियस है। चले फिलहाल प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, कल दोबारा आएंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।